स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने योग को अपनी वैश्विक कार्य योजना 2018 से 30 में शामिल किया? ए यूनेस्को, बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी संयुक्त राष्ट्र महासभा, डी यूनिसेफ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी विश्व स्वास्थ्य संगठन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। WHO ने योग को स्वास्थ्य के लिए एक साधन के रूप में मान्यता दी है और इसे 2018 से 30 के लिए अपनी वैश्विक कार्य योजना में शामिल किया है। WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है, अतः विकल्प बी सही। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। उत्तराखंड सरकार किस वर्ष तक राज्य के सभी आयुष, स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों पर योग सेवाएं प्रदान करने की योजना बना रही है? ए 2024, बी 2025, सी 2026, डी 2030। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 2026। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्तराखंड की प्रथम योग नीति का उद्देश्य उत्तराखंड को योग और स्वास्थ्य की वैश्विक राजधानी के रूप में विकसित करना है। यह नीति हर घर योग, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की अवधारणा को बढ़ावा देती है, जिसमें केंद्र सरकार का सहयोग प्राप्त है। बता दें कि मार्च 2026 तक राज्य के सभी आयुष, स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों पर योग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा किस क्षेत्र में दर्ज की जाती है? ए दक्षिणी राजस्थान, बी पश्चिमी राजस्थान, सी पूर्वी राजस्थान, डी उत्तर पश्चिमी राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए दक्षिणी राजस्थान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अपनी भौगोलिक स्थिति और स्थलाकृति के कारण दक्षिणी राजस्थान में राज्य की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है। दक्षिणी राजस्थान में अधिक वर्षा के कारण पश्चिमी घाट और विंध्य पर्वतमाला के निकट स्थित होना है। मानसून का प्रभाव। दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण पूर्व दिशा से राजस्थान में प्रवेश करता है तथा उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जैसे दक्षिणी जिलों में भारी वर्षा करता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे शुष्क जिला कौन सा है? ए पाली, बी जैसलमेर, सी जालौर, डी टोंक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी जैसलमेर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जैसलमेर राजस्थान का सबसे शुष्क जिला है और इसे भारत का सबसे शुष्क स्थान होने का गौरव भी प्राप्त है। जैसलमेर थार रेगिस्तान के भीतर स्थित है, जो शुष्क और अर्धशुष्क परिस्थितियों से युक्त है। इस जिले में औसतन केवल 210 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, जो राज्य में सबसे कम तथा देश की सबसे न्यूनतम वर्षा में से एक है। अगला प्रश्न है, कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर विकास योजना, जिसे बाद में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना नाम दिया गया, को किस वर्ष मंजूरी दी गई थी? ए 2015, बी 2016, सी 2017 या डी 2018। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 2017। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर विकास योजना या संपदा को मई 2017 में स्वीकृत किया गया था, जिसे बाद में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना नाम दिया गया। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य खेत से लेकर खुदरा तक आधुनिक अवसंरचना तथा कुशल आपूर्ति श्रृंखलाओं का विकास करना है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शाहिर कृष्णराव साबले का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए एक प्रसिद्ध मराठी कवि और उपन्यासकार, बी एक महान मराठी लोक कलाकार जिन्होंने महाराष्ट्र की लोक परंपराओं को संरक्षित किया, सी एक प्रसिद्ध बॉलीवुड पार्श्व गायक, डी एक वास्तुकार जिसने कला अकादमी का डिजाइन तैयार किया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। शाहिर कृष्णराव साबले एक प्रसिद्ध मराठी लोक कलाकार थे जिन्होंने महाराष्ट्र की लोक परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके योगदान के सम्मान में इन्हें 1998 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यह संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो एक अलग मराठी भाषी राज्य की वकालत करता था। अगला प्रश्न है, शाहिर साबले द्वारा रचित किस प्रतिष्ठित गीत को वर्ष 2023 में महाराष्ट्र का आधिकारिक राज्य गीत घोषित किया गया? ए जय जय महाराष्ट्र माझा, बी महाराष्ट्र देश, सी महाराष्ट्र माझा गांव, डी जय महाराष्ट्र जय जय महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए जय जय महाराष्ट्र माझा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। शाहिर कृष्णराव साबले को प्रतिष्ठित गीत जय जय महाराष्ट्र माझा की रचना के लिए जाना जाता है, जिसे आधिकारिक तौर पर वर्ष 2023 में राज्य गीत घोषित किया गया था, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी योजना दंतेवाड़ा में भारत की पहली सरकारी नेतृत्व वाली कोल्ड चेन और विक्रय सुविधा का समर्थन करती है?
ए. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बी. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, सी. प्रधानमंत्री आवास योजना, डी. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में जनजातीय लोगों की आय बढ़ाने और फसल उपरांत होने वाले नुकसान को न्यूनतम करने के लिए राज्य की पहली सरकारी एकीकृत कोल्ड चेन तथा विक्रय सुविधा स्थापित की जाएगी। इस सुविधा को वन एवं बागवानी उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने, नुकसान को कम करने तथा उनकी विपणन क्षमता सुधारने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। यह प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत भारत की पहली सरकारी कोल्ड चेन तथा बहु उत्पाद विक्रय सुविधा होगी। अगला प्रश्न है, दंतेवाड़ा में कोल्ड चेन और विक्रय परियोजना को कौन से संगठन वित्त पोषित कर रहे हैं? ए. कृषि मंत्रालय और नीति आयोग, बी. भारतीय स्टेट बैंक और नाबार्ड, सी. यूनेस्को और विश्व खाद्य कार्यक्रम, डी. जिला खनिज फाउंडेशन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इस परियोजना का वित्त पोषण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय तथा दंतेवाड़ा जिले के जिला खनिज फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है, अतः विकल्प डी सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वर्ष 1922 में जिस पत्रिका की शुरुआत की उसका नाम क्या था? ए. स्वदेश, बी. राष्ट्रवादी, सी. बंगवाड़ी, डी. कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।